हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको प्रेमचंद के फटे जूते नामक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन दूंगी। चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है और उसका प्रश्न अभ्यास, रचना अभिव्यक्ति के जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगी। और इससे पहले मैंने आपको जब चैप्टर फिनिश किया था तो मैंने आपको बताया था कि आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस 20 फाइंड आउट करने हैं। होप सो कि आपने कर लिए होंगे। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। आपको प्रेमचंद जी के बारे में यहाँ पर शब्द चित्र का मतलब होता है ऐसे शब्द प्रस्तुत करना जिससे उनका चित्र दिखाई देने लगे। तो यहाँ पर जो लेखक ने प्रेमचंद जी के बारे में बताया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में हमको क्या जानकारी मिलती है, कौन कौन सी विशेषताएं पता चलती हैं। तो हमको कई सारी विशेषताएं प्रेमचंद जी की पता चलती हैं। जैसे कि प्रेमचंद जी का जो जीवन था वो बहुत ही कष्ट वाला जीवन था, कष्ट से ग्रस्त जीवन था, क्योंकि प्रेमचंद जी जीवन भर आर्थिक तंगी से, गरीबी से जूझते रहे थे और बहुत ही ज़्यादा मतलब गरीब थे वे। उसके बावजूद उनके अंदर हीनता नहीं आई थी, हीन भावना जो होती है वो नहीं आई थी। और जब भी उनको फ़ोटो खिंचाना पड़ा तो वो वैसे ही मुस्कुराते हुए फ़ोटो खिंचा रहे थे। इसके अलावा उनका जो जीवन संघर्ष वाला पता चलता है कि उनका जो जीवन था वो बहुत ही संघर्षशील जीवन था। प्रेमचंद जी पूरे जीवन भर, इस चैप्टर के माध्यम से हमको पता चलता है कि प्रेमचंद जी ने पूरे जीवन भर संघर्ष किया है और उनके जीवन में जितनी भी समस्याएं, जितनी भी चट्टानें आई हैं, जो भी टीले आए हैं उनके जीवन में, टीले मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था टीलों को बाधाएं, समस्याएं, है ना, इन सब चीज़ों का रूप दिया गया है। तो जितने भी उनके जीवन में चट्टानें आई, जितनी भी समस्याएं आई, बाधाएं आई, उन सबको उन्होंने ठोकर मारकर अपने आप के रास्ते बना लिए। आसपास से निकाल के रास्ते नहीं बनाए, ठोकर मारकर उन चट्टानों से लड़े, उसके बाद में उन्होंने रास्ते बनाए अपने। तो मतलब उनका जीवन बहुत ही संघर्ष वाला रहा है। इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि प्रेमचंद जी जैसे अंदर से थे, जैसा व्यक्तित्व उनका अंदर से था वैसा ही व्यक्तित्व उनका बाहर से भी था। क्योंकि आपको बताया गया है चैप्टर में कि प्रेमचंद जी की पोशाकें अलग अलग नहीं होंगी, क्योंकि इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। मतलब इसमें दिखावे वाली कोई ऐसी भावना नहीं थी या दिखावे वाला जीवन वो नहीं जीते थे। इसके अलावा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है हमको जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। आपको पता चला कि प्रेमचंद जी बहुत ज़्यादा गरीब थे, बहुत निर्धन थे, उसके बावजूद अपनी निर्धनता उन्होंने कभी अपने लेखन पर इसका असर नहीं पड़ने दिया। अपनी निजी ज़िंदगी का और अपने साहित्य के जीवन में उन्होंने कभी भी बुरा असर उसका पड़ने नहीं दिया। और जितने भी लोगों ने, हो सकता है उनकी इस गरीबी पर या उनके इस तरीके के फ़ोटो खिंचाने पर लोग हंसे होंगे, लेकिन उसके बावजूद उन कमज़ोरियों पर जो भी लोग हंसे, उनको उस हंसी को देखने के बाद में निराश होने की बजाय, व्यक्ति पर अगर हंसा जाता है, व्यक्ति पर कमेंट किया जाता है तो व्यक्ति के अंदर हीन भावना आ जाती है, उसको बुरा लगता है। लेकिन प्रेमचंद जी निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए, बल्कि अपनी मुस्कान को बराबर बनाए रखा। तो ये भी हमको पता चलता है कि वो हार मानने वालों में से नहीं थे। इसके अलावा उनका जो जीवन था वो बहुत ही ज़्यादा नियम और धर्म से चलने वाला था। उन्होंने पूरे ज़िंदगी, अपने जीवन भर मानवता जो है वो कायम रखी, मर्यादाओं को निभाया, मर्यादा से चले, अपने नियम और धर्म को उन्होंने हमेशा बना के रखा। उन्होंने कभी भी जो है मतलब परेशान नहीं हुए और अपना श्रेष्ठ आचरण करना नहीं छोड़ा। बेशक उन पर कोई हंसे, बेशक उनकी आर्थिक तंगी आई, बेशक उन पे किसी तरह की कोई भी समस्या आई, लेकिन वो हार नहीं माने। तो इस तरीके से 4 से 5 विशेषताएं जो इजीली आप लोग आसानी से लिख सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। सेकंड क्वेश्चन है,
कि सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। यहाँ पर 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं और उनमें से कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे। तो जो सही हैं उनमें सही का निशान लगाइए और जो गलत हैं उनमें गलत का निशान लगा दीजिए। सेंटेंस लिखिएगा और उसके बाद में गलत और सही का निशान लगाइएगा। पाठ को पढ़ने के बाद में आपको पता चल जाएगा कौन सा स्टेटमेंट गलत है और कौन सा सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। व्यंग्य मैंने आपको पढ़ाया था, तभी बताया था कि व्यंग्य का अर्थ यहाँ पर होता है मजाक या कमेंट करना या छींटाकसी करना, है ना, किसी का मजाक उड़ाना, उसके लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं और तीनों का आपको स्पष्ट करना है व्यंग्य अपने शब्दों में। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। पहला है का नंबर कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको जब पढ़ाया था तभी आपको बताया था कि जूते और टोपी का जो कंपैरिजन है लोगों की नज़रों में वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है, क्योंकि जूते को वो बहुत ही ऊंचाई पर स्थान देते हैं, जबकि जूता हमेशा पैरों में पहना जाता है, उन जगहों पर पहना जाता है जिसको सम्मान की दृष्टि से हम नहीं देखते, और टोपी हम वहाँ पहनते हैं जो सम्मान की दृष्टि वाला हिस्सा है। ठीक है, तो समस्या इस बात की है कि वो व्यक्ति, हर एक समाज का व्यक्ति जिसको एक तरीके से कम सम्मान मिलना चाहिए, जो पैरों में पहना जाता है उसको अधिक सम्मान मिलता है, और जो चीज़ सिर पे बिठाने योग्य है, जिसका स्थान ऊंचा है, उसे सम्मान कम मिलता है। एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि अगर कोई एक बहुत ही ज़्यादा धनवान व्यक्ति है, बहुत ही ज़्यादा अमीर व्यक्ति है, और उस धनवान व्यक्ति में मूर्खता का बहुत ही ज़्यादा अंबार भरा हुआ है, लेकिन फिर भी उस पे उसके आगे पीछे बहुत सारे ऐसे लोग भी उसके आगे पीछे घूमते नज़र आएंगे जो बहुत ज़्यादा गुणी होंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि गुणी लोग जो होते हैं वो भी धनवानों की या अमीरों की जी हजूरी करते हुए नज़र आते हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि गुणी लोग का अर्थ हो गया टोपी, और धनवान जो धनवान तो हैं, अमीर तो हैं, लेकिन अकल में नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनको उनका सम्मान बराबर लोग करते हैं। वो लोग करते हैं जो सम्मानित स्वयं होने चाहिए, लेकिन फिर भी वो उनका सम्मान करते हैं। इसके बाद दूसरा है खा नंबर कि तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ पर ये बताया गया है, तुम का अर्थ है प्रेमचंद जी, अर्थात प्रेमचंद जी के बारे में आपको पता चला कि प्रेमचंद जी का जो व्यवहार था, जो नेचर था, जो व्यक्तित्व था, वो दिखावे वाला नहीं था, पर्दा प्रथा वाला नहीं था, अर्थात वो जैसे थे समाज के सामने बिल्कुल वैसे ही नज़र आते थे। लेकिन हम यानी कि पूरा समाज पर्दे पर कुर्बान होता है, यानी कि अपनी वास्तविकता को छुपाने के लिए अगर आवश्यकता पड़ जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि पहनावे भी वो दूसरों से मांग सकते हैं। अगर उनके पास वास्तव में कपड़े नहीं हैं या चीज़ें नहीं हैं तो लोग दूसरों से मांग लेंगे और समाज में ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि देखो हम कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं या हमने कितनी अच्छी चीज़ ले रखी है, जबकि वो दरअसल उनकी है ही नहीं। तो ये है हमारा नेचर। लेकिन प्रेमचंद जी का व्यवहार कैसा था कि वो जैसे थे उसमें संतुष्ट थे, उनकी स्थिति जैसी भी थी उसमें वो संतुष्ट थे, वो अंदर और बाहर से बिल्कुल एक जैसे थे, समाज के सामने भी वो वैसे ही रहते थे जैसे कि वो अकेले में रहते थे। तो ये यहाँ पर पता चलता है और यही श्रेष्ठता होती है जो कि प्रेमचंद जी में थी। तीसरा है कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो। लेखक कहता है कि प्रेमचंद ने समाज में जिसे भी सम्मानित नहीं माना, जिसे भी घृणा के योग्य समझा, उसकी तरफ उन्होंने हाथ की उंगली से कभी इशारा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने पांव की उंगली से इशारा किया। यानी कि जिस व्यक्ति को वो कुछ नहीं समझते थे उस व्यक्ति को उन्होंने हमेशा अपने जूतों की नोक पर रखा। इसका तात्पर्य यही हुआ, क्योंकि उंगली उठाने का तात्पर्य ही होता है किसी की तरफ आप किसी की कमी को बता रहे हो, और हाथ की उंगली से उठा रहे हो तो तब भी आप सम्मान दे रहे हो उसको, लेकिन अगर पैर की उंगली आप दिखा रहे हो उसको तो इसका मतलब आप उसे बिल्कुल भी सम्मान नहीं दे रहे हो। तो अर्थात यहाँ कहना चाहता है लेखक कि जो भी सम्मानित व्यक्ति नहीं था या जो सम्मान के योग्य नहीं था, प्रेमचंद जी ने उसे कभी भी सम्मान नहीं दिया, उसके विरुद्ध ही संघर्ष बनाए रखा उन्होंने अपना।
इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है सॉरी, कि पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? मतलब पहले लेखक ने सोचा कि ये कैसी पोशाक पहने हुए है ना, अगर फोटो में ऐसे पहना हुआ है तो बाकी कैसे पहनता होगा बाकी समय में, लेकिन अगले ही पल वो अपना जो स्टेटमेंट होता है वो चेंज करके कहता अरे नहीं, ये तो वो व्यक्ति ही नहीं है। तो ऐसा आखिर क्यों करता है लेखक कि वो तुरंत ही अपना विचार बदल देता है? तो लगभग इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि लेखक जो है ज़्यादातर देखता है हमेशा समाज में कि लोग घर में कुछ और कपड़े पहने होते हैं और जब कहीं जाते हैं तो वो कुछ और पहने होते हैं। मतलब जाने में और घर के कपड़ों में काफ़ी अंतर होता है। ये लगभग सभी के समाज में ये देखता आया है लेखक हमेशा से। लेकिन प्रेमचंद का व्यवहार अलग है, ये उन्होंने बाद में सोचा। और उसके अलावा उन्होंने ये भी देखा कि प्रेमचंद जी का जो जीवन है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है और दिखावटी जीवन जिया ही नहीं उन्होंने कभी। तो इसलिए पोशाक बदलने वाली जो बात है उन पर लागू ही नहीं हो सकती। तो इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी टिप्पणी, जो अपना उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, वो तुरंत ही बदल लिया। पांचवा प्रश्न है कि आपने ये व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? तो लेखक की यही बात आकर्षित करती है कि लेखक ने किस तरह से शुरुआत से लेकर अंत तक प्रेमचंद जी के बाहरी आवरण का उन्होंने वर्णन किया कि किस तरीके से प्रेमचंद जी दिख रहे हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा दिखता है, शारीरिक बनावट कैसी है, कपड़े क्या पहन रखे हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो परत दर परत उनके व्यक्तित्व के बारे में खोलते चले गए कि किस तरह से प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व है। और अंत में उन्होंने ये क्लियर कर दिया, ये खुलासा कर दिया कि प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व ऐसा है ही नहीं कि वो दिखावा करें या बनावटी जीवन जीने के लिए बताएं। तो ये चीज़ें जो है लेखक की बहुत आकर्षित करती हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है कि पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? हमने आपको बताया था कि टीले का प्रयोग जो है वो रास्ते की रुकावट के लिए किया गया है। टीला एक ऐसा पत्थर माना जा सकता है जो किसी भी रास्ते को रुकाने का काम करता है, रोकने का काम करता है। जैसे अगर बाई चांस कोई नदी बह रही है और उसके सामने एक बहुत बड़ा सा टीला आ जाए तो नदी क्या करती है, अपना रास्ता बदल लेती है, उस टीले के साइड से अपना रास्ता निकाल लेती है, क्योंकि उस टीले ने उस नदी के बहाव को रोक दिया होता है। तो ऐसे ही हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बुराइयां, कुरीतियां, ऐसे छुआछूत, जाति पाति जैसी न जाने कितनी बुराइयां हमारे समाज में फैली होती हैं और उनकी वजह से हर एक व्यक्ति का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है। ये सारी बुराइयां जो है वो रोकने का काम करती हैं व्यक्ति को आगे बढ़ने से। तो यहाँ पर इसके बारे में वर्णन किया गया है। अब आता है प्रश्न नंबर 7 जो रचनाभिव्यक्ति से है कि प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने ये व्यंग्य लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग्य लिखिए। ये लिखवाने का तात्पर्य इसलिए है, लेखक का मतलब आपसे इसलिए लिखवाया जा रहा है जिससे कि आपको भी लेखन शैली का पता चल सके। जिस तरीके से प्रेमचंद जी के बारे में हरिशंकर परसाई जी ने ये व्यंग्य लिखा है, इसी तरीके से आप भी किसी व्यक्ति विशेष का एक छोटा सा व्यंग्य जो है जो लगभग 50 से 60 शब्दों का हो या 70-80 शब्दों का हो, लगभग एक व्यंग्य बनाकर आप लिखें और इस आंसर को कंप्लीट करें। इसके बाद हमारा 8वां प्रश्न है कि आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? तो वैसे तो इसका क्वेश्चन आपको इसका आंसर खुद ही लिखना चाहिए, पर फिर भी मैं अपनी दृष्टि से या मेरी ओपिनियन क्या होगी इसके बारे में वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आजकल जो है हर एक व्यक्ति वेशभूषा के बारे में बड़ा अवेयर रहता है। हर एक व्यक्ति को लगता है कि उसके कपड़े जो है वो बहुत अच्छे दिखें,
क्योंकि ऐसा लगता है लोगों को कि कपड़े अच्छे होंगे तो लोग भी हमें अच्छी निगाह से देखेंगे, यानी मानेंगे कि हम पैसे वाले हैं या हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, हम पिछड़े घर के नहीं हैं। मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने का भी एक तरीका है एक तरीके से। या हो सकता है लोग ऐसा मानते हैं शायद कि अगर आप अच्छे कपड़े पहने हुए हैं तो आपको लोग पढ़ा लिखा मानेंगे, समझदार मानेंगे, है ना। तो इस तरीके से हर एक व्यक्ति जो है अब अपनी वेशभूषा को बहुत ही ज़्यादा महत्व देने लगा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति वेशभूषा के प्रति सचेत इसलिए है कि हर एक को लगता है कि इसके आधार पर ही लोग उनको जज करेंगे कि ये किस तरह का व्यक्तित्व रखता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वेशभूषा बहुत अच्छी हो और आपका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा हो, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। कई बार लोग बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं लेकिन उनका कैरेक्टर बहुत गंदा होता है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी लोगों की नज़र में जो एक इमेज बनती है वो ये लगभग लोगों की सोच में यही परिवर्तन आया है आजकल। अब आता है भाषा और अध्ययन। भाषा अध्ययन में व्याकरणिक चीज़ें होती हैं। तो जो प्रश्न नंबर 9 है भाषा अध्ययन में, उसमें कहा गया है कि पाठ में आए मुहावरे छाटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये क्लास 8th तक आपने वाक्य प्रयोग खूब किए होंगे, मुहावरे पढ़े होंगे आपने, तो अब बस उनका प्रैक्टिकल करने की बारी आती है। इस चैप्टर में आपको लगभग 5, कम से कम 5 आपको ऐसे मुहावरे छांटने हैं जिनका आपको वाक्य प्रयोग करना है अपने सेंटेंसेस में। चैप्टर के सेंटेंसेस में मत कीजिएगा, अपने कोई भी सेंटेंसेस में उनका वाक्य प्रयोग कीजिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे हौसला पस्त करना, इसका तात्पर्य होता है किसी का भी उत्साह धूमिल कर देना या उसका उत्साह नष्ट कर देना। ठीक है, तो ऐसे ही एक तो मैंने आपको दे दिया और बाकी के 4 आपको खुद फाइंड करने हैं और उसके बाद में उसका एग्जाम्पल यानी कि उसका वाक्य में प्रयोग करना है, एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 10 कि प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उनकी सूची बनाइए। मतलब एक पॉइंट में उनको लिखना है कि कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव का प्रयोग किया है लेखक ने प्रेमचंद को की विशेषताओं को बताने के लिए। तो प्रेमचंद की विशेषताओं को बताने के लिए, उनके व्यक्तित्व को उभारने के लिए कई पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, जैसे कि महान कथाकार बोला है उनको, उपन्यास सम्राट बोला है, युग प्रवर्तक बोला है, जनता के लेखक बोला है, साहित्यिक पुरखे बोला है। तो इस तरीके से ये लगभग 5 पॉइंट हैं जो विशेषण का काम करते हैं और ये प्रेमचंद जी के लिए लेखक ने बोले हैं। ये तो होता है आपका भाषा अध्ययन तक का चैप्टर। और इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा आप, जो पाठ्येतर सक्रियता में दिया गया है। बाकी पाठ्येतर सक्रियता में वैसे तो 3 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आपको एक प्रश्न पहला वाला करना है कि महात्मा गांधी भी अपनी वेशभूषा के प्रति एक अलग सोच रखते थे, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे पता लगाइए। तो यहाँ पर आप महात्मा गांधी जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप उनके बारे में सुनते चले आए हैं, पढ़ते चले आए हैं। एक ऐसा फेस्टिवल भी हम लोग मनाते हैं गांधी जयंती नाम का, जिसमें गांधी जी के बारे में अपने अपने विचार, अपने अपने गीत लोग रखते हैं और काफ़ी दिनों से आप लोग पढ़ते चले आए हैं, जब से आप स्कूल में हैं। तो उनके बारे में आपको काफ़ी सारी जानकारी है। आपको ये पता लगाना है कि आखिर जो महात्मा गांधी जी थे, इतना तो आपको पता ही है महात्मा गांधी जी बहुत कपड़े नहीं पहनते थे, तो आखिर वो बहुत कम कपड़े पहनते थे, उसका कारण क्या था, बस आपको ये पता लगाना है। और पता लगाने के बाद में उसका सेंटेंस का आंसर, मतलब सेंटेंस जो है बनाकर आपको आंसर में लिखना है। ओके, ये तो हुए आपके पूरे चैप्टर के क्वेश्चन। जो 20 क्वेश्चंस मैंने बताए थे आपको, वो आपने कर ही लिए होंगे। और इसके अलावा अगर बात आती है वर्क करने की, तो जो कॉपीज़ मेरे पास आई थी बेटा, उनमें वर्क काफ़ी अच्छा नहीं था, सेटिस्फैक्शन नहीं है मुझे, क्योंकि आप लोगों का राइटिंग बहुत पुअर है। कुछ बच्चों ने इंडेक्स फिल नहीं करी और नीट एंड क्लीन नहीं था। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप इतना समय आपको मिल रहा है
बहुत लंबा समय मिल रहा है आपको काम करने का। आप स्कूल आ रहे होते तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ता। अभी आप स्वच्छंद हैं, आप 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर लेते होंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत कम कॉपी आई है मेरे पास अभी चेक होने के लिए। तो प्लीज़ इस फ्राइडे को मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना जिसका होता जा रहा है प्लीज़ अपनी कॉपी भेजते जाइए, इकट्ठा मेरे लिए भी दिक्कत होगी। और बहुत इंडेक्स वगैरह भी एक एक लाइन छोड़कर फिल करनी है। बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में, अच्छी सी राइटिंग में आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।